गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूं मैं आप सभी का आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्फिनिटिव लर्निंग पॉइंट पे। आज की क्लास जो है ये आपकी शैक्षिक मूल्यांकन की रहेगी और इसी में हम कुछ महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को करने वाले हैं। इससे पहले इसकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। जो स्टूडेंट अभी क्लासेस से नए जुड़े हैं, चैनल से नए जुड़े हैं, उन्हें बता दूँ कि आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस क्लासेस को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। और पहला प्रश्न है, अच्छे प्रश्नों की 2 विशेषताएं बताइए। कि भाई प्रश्न जो बनते हैं हमारे परीक्षा में, तो कुछ अच्छे प्रश्नों की विशेषता क्या होनी चाहिए, मतलब किन गुणों के आधार पर किसी प्रश्न को अच्छा बताया जा सकता है। तो इसमें पहला आता है कि प्रश्न जो है वो स्पष्ट भाषा में और होने चाहिए, है ना। ये देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी, होने चाहिए, है ना। कैसे होने चाहिए, स्पष्ट भाषा में होने चाहिए, ठीक है। मतलब जिनको पढ़कर आप प्रश्न को सही समझ सके ना। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमें समझ में ही नहीं आते कि इसमें पूछा क्या जा रहा है, तो वो अच्छे प्रश्नों की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो प्रश्नों का सुस्पष्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। प्रश्न जो है वो ज़्यादा सरल भी नहीं होने चाहिए और अत्यधिक कठिन भी नहीं होने चाहिए। प्रश्न का जो स्तर है वो प्रश्न जो है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से होने चाहिए। मतलब जिस क्लास के लिए आप प्रश्न बना रहे हो ना, वो उसी स्तर का होना चाहिए। अगला है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के प्रमुख 2 प्रकार बताइए। तो प्रश्नों के प्रकार क्या होते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों की बात हो रही है तो एक तो होते हैं आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न और दूसरे होते हैं आपके निबंधात्मक प्रश्न। अगर ये तो शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर कहा जा रहा है, परंतु अगर आपसे पूछा जाए कि प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 4 प्रकार के होते हैं, वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय, जिनको कि हम निबंधात्मक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। क्रियात्मक शोध को अगर हम परिभाषित करें तो क्रियात्मक शोध, मैंने आपको इससे पिछली क्लास में बताया था कि क्रियात्मक अनुसंधान को ही क्रियात्मक शोध कहा जाता है। तो देखिए कि आपके कार्य क्षेत्र में, है ना, आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, आपका स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको कई बार कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आपको उसी वक्त उनका समाधान भी निकालना पड़ता है ना। कई बार हम हाथों हाथ जो है वो किसी समस्या को से निपटने के लिए एक तात्कालिक जो है वो क्या करते हैं, समाधान निकालते हैं। इसी समाधान को जब खोजा जाता है, अब समाधान क्या है, हम अपने मस्तिष्क में कुछ विचार करते हैं, कुछ खोजते हैं ना समाधान। तो जब किसी तात्कालिक समस्या के लिए किसी समाधान को खोजा जाता है तो वही आपका क्रियात्मक शोध कहलाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध से की क्या आवश्यकता है। भाई क्यों जरूरी है क्रियात्मक शोध, है ना, शिक्षा के क्षेत्र में। तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से ही संभव होता है। मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में हमें कई बार कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को आपने अलग अलग विधियों से किसी प्रश्न को समझा दिया, परंतु फिर भी वो नहीं समझ पा रहे। ऐसे में आप कुछ ना कुछ एक नया उपाय निकालने का प्रयास करते हो जिससे कि बच्चे जो हैं वो चीज़ों को समझ सकें। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की आवश्यकता इसलिए होती है कि शिक्षा अधिगम में जो कठिनाइयों का सामना बालकों को करना पड़ रहा है उससे निपटने के लिए और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए और सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए हमें क्रियात्मक शोध की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख उपकरण कौन कौन से हैं। भाई किन उपकरणों के माध्यम से, मतलब उपकरण मतलब किन तरीकों से हम जो है वो क्रियात्मक शोध कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है इसमें साक्षात्कार के द्वारा, यानी कि इंटरव्यू के माध्यम से, दूसरा प्रश्नोत्तर के माध्यम से और तीसरा अवलोकन के द्वारा। तो ये कुछ खास जो है वो इनके साधन हैं जिसके द्वारा हम क्रियात्मक शोध को संचालित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध की परिकल्पना का क्या अर्थ है। तो परिकल्पना से जो तात्पर्य है, परिकल्पना आपको पता है, मैंने इससे पहले आपको क्रियात्मक शोध के चरण बताए थे। कुल 6 चरणों के बारे में हमने पढ़ा था। किसी किसी बुक में 10 चरण भी दिए हुए हैं, पर आप 6 भी याद रख लोगे तो भी चलेगा।
ठीक है ना। उसमें सबसे पहला आपका जिज्ञासा का होना, किसी समस्या का होना, ये सभी हमने चरणों के बारे में बात कर रही थी। और इन्हीं चरणों के अंतर्गत एक चरण आता है परिकल्पना निर्माण। तो जो परिकल्पना है वो क्रियात्मक शोध का एक सोपान है, एक चरण है, जिसके द्वारा व्यक्ति जो है वो अपने सामने जो भी उसकी समस्या है उससे संबंधित एक परिकल्पना का निर्माण करता है और उस परिकल्पना के आधार पर वो समाधान को खोजने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में नवाचार से क्या तात्पर्य है? भाई नवाचार का मतलब क्या होता है? नवाचार जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? नव, धन, आचार। नव का मतलब होता है नया और आचार का मतलब होता है व्यवहार, ठीक है ना, तरीका। तो जब शिक्षा के क्षेत्र में किसी नए तरीके को अपनाया जाता है, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए जब किसी नए तरीके को अपनाया जाता है तो वही आपका क्या कहलाता है? नवाचार कहलाता है। जैसे कि पुराने समय में व्याख्यान विधि से शिक्षण कार्य होता था, पर वहीं आज हम करके सीखने के ऊपर डिपेंडेबल हैं। हम डिजिटली चीज़ों को सिखा रहे हैं, टीचिंग लर्निंग मटीरियल का यूज़ कर रहे हैं ताकि बच्चों को और बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आए। तो यही आपकी शिक्षा के क्षेत्र के नवाचार कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। भाई मूल्यांकन का लक्ष्य क्या है? कि शैक्षिक उद्देश्यों की शिक्षण प्रक्रिया कितनी प्रभावी रही और बच्चे के अधिगम स्तर को जानने के लिए हमें मूल्यांकन करना पड़ता है। मतलब टीचर के द्वारा पढ़ाई गई चीज़ कितनी सही तरीके से बच्चे के समझ में आई और बच्चे ने कितनी चीज़ का अधिगम किया, ये सभी चीज़ों को जानने के लिए हमें मूल्यांकन करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष को बताइए। तो भावात्मक पक्ष की यदि हम बात करें तो मूल्यांकन का जो भावात्मक पक्ष जो है वो उससे आशय विद्यार्थियों के भावों, रुचियों और दृष्टिकोणों तथा उनके मूल्यों और मनोवृत्तियों से है। मतलब कोई बच्चा पढ़ते समय उसके अंदर कौन से भाव आ रहे हैं, किसी विषय वस्तु के से संबंधित उसके क्या विचार हैं, ये सभी आपके शिक्षा के भावात्मक पक्ष है ना, मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपकी दृष्टिकोण और उनके मनोवृत्तियां सम्मिलित होती हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञान सहगामी पक्ष में से आप क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे अब संज्ञान सहगामी पक्ष आ रहा है। तो यानी जिसे हम तीन पक्ष कौन कौन से पढ़े थे हमने? संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक और क्रियात्मक। तो संज्ञानात्मक पक्ष को ही ज्ञानात्मक पक्ष भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ बात हो रही है कि मूल्यांकन के अंतर्गत जो आपका संज्ञानात्मक पक्ष होता है उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ ये है कि बच्चे को जो सिखाया गया उससे उसके ज्ञान में कितनी वृद्धि हुई, वो कितना चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने लगा, यही आपका संज्ञानात्मक पक्ष या संज्ञान सहगामी जो है वो पक्ष कहलाता है। कि जब शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा बच्चे के ज्ञान में परिवर्तन होता है ना, उसके ज्ञान में वृद्धि होती है या उसकी पूर्व ज्ञान में कुछ नई चीज जो है वो जुड़ जाती है, वही उसका क्या कहलाता है? भावात्मक पक्ष या संज्ञानात्मक पक्ष कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि मूल्यांकन में युग्म मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। अब युग्म मूल्यांकन क्या होता है? युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा, है ना। जब जोड़े में कोई काम किया जाता है तो वो युग्म कहलाता है। तो युग्म मूल्यांकन क्या है? कि जब छात्र और छात्राएं परस्पर एक दूसरे का सफलता पूर्वक मूल्यांकन करते हैं तो यही क्या कहलाता है? आपका युग्म मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है। तो जब छात्र छात्राओं का जब वो लोग एक दूसरे का मूल्यांकन करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि क्लास में टीचर जो है वो लाइन मॉनिटर बना लेती है या दो स्टूडेंट को जो है वो एक दूसरे की कॉपी चेक करने के लिए कह देती है कि तुम इसकी कॉपी चेक करो और ये तुम्हारी कॉपी चेक करेगा। तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को युग्म मूल्यांकन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सतत मूल्यांकन से क्या तात्पर्य? भाई सतत का मतलब होता है लगातार और मूल्यांकन होता है कि किसी चीज़ की गुणवत्ता का पता लगाना। तो जब बच्चे के शैक्षिक स्तर का लगातार विभिन्न विधियों के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है तो इसी को हम सतत मूल्यांकन कहते हैं। मतलब एक किसी छात्र के प्रतिदिन के कार्यों का निरीक्षण करना, है ना, और उसके हर पक्ष का मूल्यांकन करना ही क्या कहलाता है? सतत मूल्यांकन कहलाता है। जैसे कि क्लास टेस्ट के माध्यम से हर हफ्ते या फिर जो है वो हर महीने बच्चे के
अधिगम स्तर का पता लगाना, है ना, जो यूनिट वाइज जो आपके लगातार यूनिट टेस्ट होते रहते हैं, लगातार आपके हफ्ते में एक बार जो टेस्ट हो रहा है या फिर आपका महीने में एक बार जो टेस्ट हो रहा है, तो ये आपका क्या कहलाता है, सतत मूल्यांकन कहलाता है। अगला प्रश्न है व्यापक मूल्यांकन का अर्थ बताइए। देखिए व्यापक का मतलब होता है बहुत बड़ा होना, तो बहुत बड़ा यानी कि जब किसी बच्चे का किसी एक पक्ष को न लेकर उसके एक से ज़्यादा पक्षों को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन किया जाता है ना, तो उसी को हम व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत बच्चे के नैतिक व्यवहार, उसके शैक्षिक स्तर, इन सभी का मूल्यांकन किया जाता है ना, उसका दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार है, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ में कैसा उसका परफॉर्मेंस है, शैक्षिक एकेडमिक्स में वो कितना अच्छा कर रहा है। तो जब बहुत सारे पक्षों को एक साथ लेकर उसका मूल्यांकन किया जाता है तो वही आपका व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि बच्चों में शैक्षिक अभिवृत्ति से आपका क्या आशय है। तो शैक्षिक अभिवृत्ति की यदि हम बात करें तो इसका अर्थ ये होता है कि बालक के डील डोल तथा भार में वृद्धि उसमें मांसपेशियों और शारीरिक वृद्धि से नहीं होता है ना। शैक्षिक अभिवृद्धि का मतलब ये नहीं है कि उसके ना फिजिकल अपीयरेंस में वृद्धि होना, उसका कद काठी का बढ़ना, ये तो शारीरिक अभिवृद्धि हो जाता है, ठीक है। बल्कि इसमें क्या होता है कि शैक्षिक अभिवृत्ति में बच्चे के आंतरिक ज्ञान में कितनी वृद्धि हो रही है, उसका मस्तिष्क कितना डेवलप हो रहा है, उसकी बुद्धि लब्धि किस प्रकार से बढ़ रही है, उसका संज्ञानात्मक पक्ष कितना मजबूत हो रहा है ना, उसमें कितना विकास हो रहा है, वही आपका किस में आता है, शैक्षिक अभिवृत्ति के अंतर्गत आता है। तो जब बच्चे के मस्तिष्क रचना में, उसके ज्ञान में, उसके संज्ञान में वृद्धि हो रही होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, शैक्षिक अभिवृद्धि कहते हैं। अगला प्रश्न है मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों का क्या आशय है। देखो जोड़ा बनाना मतलब सूची मिलान करते हैं ना हम, सही मिलाना। तो देखिए ये जो होते हैं, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की कैटेगरी में आते हैं। तो किसी भी प्रकार के मूल्यांकन में जब हमें ये जोड़ी मिलान के जो प्रश्न दिए जाते हैं ये वस्तुनिष्ठ कैटेगरी के जो है वो प्रश्न होते हैं। और ये क्या होते हैं, इनके जो उत्तर होते हैं उनमें विश्वसनीयता होती है, क्योंकि हर एक जोड़ी का एक ही सही उत्तर होता है। तो इस तरह के प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ होते हैं, विश्वसनीय होते हैं और इनमें वैधता का भी गुण होता है। अगला है क्रियात्मक शोध का उद्देश्य बताइए, फिर जिसे हम क्रियात्मक शोध जो है वो कहीं कहीं पे क्रियात्मक अनुसंधान भी लिखा रहता है, पर दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान या क्रियात्मक शोध का उद्देश्य क्या है कि तात्कालिक परिस्थिति में अगर आप किसी समस्या का तत्काल कोई समाधान निकालते हैं तो उसके लिए क्रियात्मक शोध का आपको उपयोग करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कि किसी क्लासरूम में, है ना, आपने जो सिटिंग अरेंजमेंट किया वो 50 बच्चों के हिसाब से किया, पर वहाँ पर बच्चे आ गए 51। तो ऐसे में आप जो इंस्टेंट कोई डिसीजन लेकर एक बच्चे के लिए सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं, यही आपका क्रियात्मक शोध है ना। या फिर क्लासरूम में पढ़ाते समय कोई प्रश्न समझाते समय अगर किसी बच्चे को कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, आपने उसको बहुत सारे तरीकों से समझा दिया फिर भी नहीं, फिर आपको एक और नया तरीका सोच के निकालते हो कि भाई, है ना, बोलते हो कि चलो कल मैं आपको ये प्रश्न और अच्छे से समझाऊंगा। फिर आप जो है वो उसके लिए कोई नया उपाय खोजते हो कि मैं बच्चे को कैसे समझाऊं कि उसको ये चीज़ समझ में आ जाए। तो यही आपका क्रियात्मक शोध कहलाता है। तो क्रियात्मक शोध जो है वो शैक्षिक परिस्थितियों में तात्कालिक समय में तत्काल जो आपके सामने समस्या आती है उसके समाधान का करना ही जो है वो क्रियात्मक शोध का उद्देश्य होता है। अगला तात्पर्य पूछा जाए तो ये भी देखो, उद्देश्य पूछा जाए, तात्पर्य पूछा जाए, इसका मतलब एक ही होता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। न्याय दर्श से आप क्या समझते हैं। तो न्याय दर्श की अगर हम बात करें तो न्याय दर्श से आशय जो है वो किसी जनसंख्या में चुने गए छोटे से समूह से होता है जिसका चयन इसी प्रकार किया जाता है कि वे संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हों। यानी कि अगर हम किसी कोई खास जो है वो जनसंख्या है, जैसे कि आपने किसी मोहल्ले को ले लिया, उस मोहल्ले में 10 घर हैं। अब उन 10 घरों में से आपने कुल जो है वो हर घर से एक एक सदस्य को चुन लिया जो कि उस पूरे घर का प्रतिनिधित्व करता हो, तो वो पूरा जो समूह होगा वो क्या कहलाएगा, आपका न्यायादर्श कहलाएगा। तो न्यायादर्श जो है वो एक खास जनसंख्या समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला कुछ लोगों का समूह होता है। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
कि क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत अवलोकन से क्या तात्पर्य है। भाई अवलोकन क्या है, आपको पता है क्रियात्मक शोध के अलग अलग जो है वो सोपान होते हैं, स्टेप्स हैं। तो उसमें अवलोकन की यदि हम बात करें तो क्रियात्मक शोध के उपकरण में अवलोकन के से जो तात्पर्य है वो उस शोध में ली जाने वाली जनसंख्या के किसी कार्य या व्यवहार को देखना तथा अवलोकित करने से है। अवलोकन का मतलब क्या होता है? अवलोकन का मतलब देखना है ना। तो क्रियात्मक शोध करते समय, क्रियात्मक शोध की परिस्थिति में जब हम किसी समस्या को ध्यानपूर्वक देखते हैं और उसके सभी पक्ष को समझने का प्रयास करते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है? अवलोकन कहलाता है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत प्रदत्त विश्लेषण का आशय क्या है? तो प्रदत्त विश्लेषण की अगर हम बात करें तो क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त उपकरण के माध्यम से एकत्रित तथा प्रदत्तों का निष्कर्ष प्राप्त करने की दृष्टि से सांख्यिकी आदि का प्रयोग द्वारा विश्लेषण करना ही प्रदत्त विश्लेषण कहलाता है। मतलब आपने कोई क्रियात्मक शोध किया, आपने किसी समस्या का समाधान निकाला, अब उसमें आप क्या करो कि उसको सांख्यिकी के रूप से, मतलब मैथमेटिकली आप उस चीज़ को मूल्यांकित करो, तो वही आपका क्या कहलाता है? प्रदत्त विश्लेषण कहलाता है। यानी कि क्रियात्मक शोध करते समय जब आपने कोई समाधान निकाला तो उसको सांख्यिकी दृष्टि से जब हम प्रयोग करेंगे तो वही आपका क्या कहलाएगा? विश्लेषण कहलाएगा। यानी कि किसी समस्या का आपने समाधान निकाला, उस समाधान को जब आप उस समस्या पे अप्लाई करोगे तो वही आपका विश्लेषण कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि शून्य परिकल्पना से क्या समझते हैं। तो शून्य परिकल्पना क्या होती है कि जब किसी विषय वस्तु से संबंध है ना, किसी विषय वस्तु से संबंधित आप कोई भी अवधारणा नहीं बना रहे हो, है ना, ना आप उसके पक्ष के बारे में सोच रहे हो, ना आप उसके विपक्ष के बारे में सोच रहे हो, तो ये आपकी क्या कहलाती है? शून्य परिकल्पना कहलाती है। मतलब एक ऐसी विचारधारा, किसी विषय वस्तु से संबंधित एक ऐसी विचारधारा जो न उस विषय वस्तु पे कोई सकारात्मक प्रभाव डाले और ना ही कोई नकारात्मक प्रभाव डाले, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका शून्य परिकल्पना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि क्रियात्मक शोध की दो विशेषताएं बताइए। तो पहला आ जाता है इसमें कि क्रियात्मक शोध जो है वो तात्कालिक समस्या के समाधान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्रियात्मक शोध के लिए सामान्य वातावरण में भी इसको नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि ये सामान्य परिस्थितियों में आने वाली समस्या के हल के लिए बनाया जाता है, तो इसमें किसी विशेष वातावरण की आवश्यकता तो होती नहीं, एक सामान्य वातावरण में भी हम इसका हल निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है नवाचार। तो नवाचार मैंने अभी आपको बताया कि जब कोई काम किसी नए तरीके से किया जाता है, किसी काम को करने के लिए जब पुराने तरीके को छोड़ के एक नए तरीके को अपनाया जाता है तो वही आपका नवाचार कहलाता है। क्रियात्मक शोध के प्रमुख उपकरण क्या हैं? अवलोकन और क्रियात्मक, है ना, क्रियात्मक शोध, ये क्या है? ये आपके क्रियात्मक शोध के प्रमुख उपकरण हैं। अगला प्रश्न है क्रियात्मक शोध को स्पष्ट कीजिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि विद्यालय में अगर हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो शैक्षिक परिस्थितियों में जब हम किसी कठिनाई का अनुभव करते हैं तो उसका कोई तात्कालिक समाधान निकालते हैं, उसी को क्रियात्मक शोध कहा जाता है। अच्छे प्रश्नों की विशेषताओं की बात हो रही है, तो अच्छे प्रश्न कैसे होने चाहिए कि एक तो सुस्पष्ट होनी चाहिए, उनकी भाषा एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है ना, किसी भी तरह का भ्रम पैदा करने वाले नहीं होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें क्रियात्मक अच्छे प्रश्नों की तो कक्षा स्तर के अनुरूप होने चाहिए, वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीय होने चाहिए प्रश्न, ठीक है ना, जिसमें किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन बच्चों में पैदा नहीं हो। अगला प्रश्न है कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं। तो बच्चों की एकाग्रता बनाए रखने के लिए, बच्चों की पढ़ने में रुचि बनाए रखने के लिए, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए और उनके अंदर तर्क शक्ति के विकास करने के लिए हमें जो है वो किसकी आवश्यकता होती है? प्रश्न करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको ये बताऊं कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मेरे पास स्टूडेंट्स के आए थे, जो कन्फ्यूज़न था, उनको समझ में नहीं आ रहे थे, तो मैं उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट इन चीज़ों को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये प्रश्न आप भी तो याद करोगे ना, तो अच्छे से मैं जो है वो उन प्रश्नों को आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो चलिए उन प्रश्नों को मैं बताती हूँ आपको कि कुछ प्रश्न जो है वो मुझसे स्टूडेंट ने पूछे थे। देखिए पहला प्रश्न है
कि आकलित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। देखिए, मूल्यांकन जो होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका आकलित मूल्यांकन, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, सबमेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं, जिसे कि हम SA है ना, SE के नाम से जानते हैं, जो कि मुख्य रूप से सत्र के अंत में होता है। और दूसरा होता है आपका रचनात्मक मूल्यांकन, है ना, जो होता है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, है ना, जो कि पूरे सत्र के बीच में लगातार लिया जाता है। तो जरा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि आकलित मूल्यांकन का अर्थ प्रायः योगात्मक मूल्यांकन के संदर्भ में लिया जाता है। तो कभी कभी प्रश्न में आपको आकलित मूल्यांकन भी लिखा हुआ मिल सकता है, कभी कभी योगात्मक मूल्यांकन भी लिखा हुआ मिल सकता है। इसको इंग्लिश में हम सबमेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। ये जो आपका योगात्मक मूल्यांकन है, ये अंग्रेजी के सबमिशन शब्द से इसका विकास हुआ है, जिसका अर्थ होता है सबमेटिव शब्द, है ना, या फिर सबमिशन से ये मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है योग, है ना, जिसका मतलब क्या होता है, योगात्मक स्वरूप, किसी भी चीज का योगात्मक स्वरूप। तो जब बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को एक साथ मिलाकर देखा जाता है तो वही क्या कहलाता है, आपका सबमेशन कहलाता है। और सबमेशन शब्द से ही आपका सबमेटिव शब्द बना और इसी से योगात्मक मूल्यांकन शब्द का विकास हुआ है। तो योगात्मक मूल्यांकन का अर्थ किसी पूर्व विकसित शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री की उपयुक्तता की जांच करना होता है। मतलब किसी भी शैक्षिक सत्र में आपने किसी बच्चे को क्या पढ़ाया, कितना पढ़ाया और वो बच्चे को कितना समझ में आया, इनकी जब हम जांच करते हैं, है ना भाई, जो भी आप पढ़ा रहे हो इसकी जांच तो करनी पड़ेगी ना कि आपने जो पढ़ाया वो बच्चे को समझ में आया भी नहीं आया। तो जब समग्र रूप से आपने एक शैक्षिक क्षेत्र में किसी बच्चे को जो पढ़ाया है, जब समग्र रूप से इसका मूल्यांकन किया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे कोई आप एक हाई स्कूल के टीचर हो, बच्चों के आपने क्लास टेस्ट लिए, यूनिट टेस्ट लिए, मंथली टेस्ट लिए, उसके बाद आपने त्रैमासिक परीक्षा ली उनकी, फिर आपने उनकी अर्धवार्षिक परीक्षा हुई, ठीक है ना, फिर और क्या हुई, आपकी वार्षिक परीक्षा हुई। अब देखिए, जैसे आपने स्टार्टिंग में जैसे स्कूल जुलाई से खुले तो जुलाई, अगस्त और सितंबर में आपने जो बच्चों को पढ़ाया इन 3 महीनों में, उसी के बाद में आपकी त्रैमासिक परीक्षा होती है। तो इस त्रैमासिक परीक्षा को हम यहाँ पर एक योगात्मक मूल्यांकन कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, सबमेटिव इवैल्यूएशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि 3 महीनों के अंतराल में हमने पहले छोटे छोटे से क्लास टेस्ट लिए, मंथली टेस्ट लिए, है ना, वीकली टेस्ट लिए, है ना, तो उनका फिर क्या कर रहे हैं कि इन पूरे 3 महीनों में बच्चे को जितना सब कुछ पढ़ाया गया फिर उसका आप एक साथ टेस्ट ले रहे हो, है ना, क्या करें, समग्र रूप से पूरे ज्ञान का आप मूल्यांकन कर रहे हो। तो यही क्या कहलाएगा, आपका आकलनात्मक या फिर योगात्मक मूल्यांकन कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि इसी के अंतर्गत आपका 6 मंथली एग्जाम भी आ जाते हैं, उसमें 6 महीने में आपने बच्चे को क्या क्या पढ़ाया उसका टेस्ट लिया जाएगा, तो वो भी एक प्रकार का योगात्मक मूल्यांकन है। फिर सत्र के लास्ट में जब आप वार्षिक परीक्षा लोगे तो वार्षिक परीक्षा भी जो है वो एक तरीके से आपके क्या हो जाते हैं, योगात्मक मूल्यांकन के ही अंतर्गत आते हैं। आजकल योगात्मक मूल्यांकन को 3 भागों में नहीं लिया जाता है और 2 तरीके से इसको लिया जाता है। जैसे अभी आप डीएलएड कर रहे हो तो डीएलएड में आपके हर एक वर्ष के 2 टेस्ट होते हैं, 2 एग्जाम होते हैं, नहीं होते हैं, है ना, सेमेस्टर के फॉर्म में होते हैं, हर साल के 2 सेमेस्टर हैं। तो ये जो दोनों ही सेमेस्टर के जो आप एग्जाम दे रहे हो तो ये कहलाते हैं आपके सबमेटिव इवैल्यूएशन, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन, जिसमें पूरे 6 महीनों में आपने जितना भी पढ़ा है उसका आपका मूल्यांकन किया जाता है। तो किसी भी शैक्षिक सत्र में हमारी जो एनसीएफ है, जो हमारा एनसीईआरटी है, उसने ये कह रखा है कि जो है वो आपके 4 तो एफए होंगे, यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन होंगे, और पूरे वर्ष में आपके 2 जो है वो योगात्मक यानी कि सबमेटिव मूल्यांकन होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न आता है आपका कि रचनात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं। भाई रचनात्मक मूल्यांकन यानी कि आपका एफए, जिसे हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी योगात्मक मूल्यांकन यानी कि सबमेटिव मूल्यांकन के समान ही एक परीक्षा ही होती है, परंतु इसमें पढ़ाई गई चीज़ों को छोटे छोटे अंश में उनका मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कि हम
क्लास में वीकली या मंथली टेस्ट लेते हैं ना, तो वो आपके FA कहलाते हैं, यानी कि आपका रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। यानी पढ़ाई गई विषय वस्तु का जब अल्पकाल में मूल्यांकन कर लिया जाता है और छोटे छोटे अंशों में उनका मूल्यांकन किया जाता है, तो वो आपका रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है ना। और मूल्यांकन की कहीं पे भी बात हो तो उसको आप केवल टेस्ट या लिखित परीक्षा के रूप में नहीं लेंगे। मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? बच्चे के हर पक्ष का इवैल्यूएशन होना। ठीक है ना, कि बच्चे लिखने में कितना अच्छा है, बोलने में कितना अच्छा है ना, उसके सारे ही गुण उसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तभी आपने देखा है ना कि छोटे छोटे बच्चों का आजकल जो प्रोग्रेस कार्ड होता है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ पे कौन से मार्क्स दिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सारे पक्षों को इंक्लूड करके इवेल्युएट किया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रतिमान संदर्भित और कसौटी संदर्भित जो परीक्षण होते हैं उनमें क्या अंतर है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कसौटी संदर्भित परीक्षण। तो इसमें सीखने वाले छात्र की उपलब्धि का वांछित स्तर पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है, जिसे कसौटी कहा जाता है। देखिए, अब आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे हम क्या बोलते हैं कि 100 में से जिन बच्चों के 33 नंबर आए वो क्या हो गए? पास हो गए। जिनके 33 या फिर 33 से ज़्यादा आए वो क्या होते हैं? पास होते हैं। पर जिनके 33 से कम आए वो क्या होते हैं? फेल होते हैं। होता है। तो यहाँ हमने क्या किया? एक क्राइटेरिया बना दिया, एक बार सेट कर दिया कि अगर बच्चे के नंबर इसके बराबर या इससे ज़्यादा आ रहे तो ही वो पास है, अगर इससे कम आ रहे तो बच्चा फेल। तो जब किसी परीक्षण के लिए किसी कसौटी को निर्धारित कर दिया जाता है तो वो आपका कसौटी संदर्भित परीक्षण कहलाता है। ठीक है, जो कि आजकल हमारे टेस्ट में चल रहा है। अब हम बात करें प्रतिमान संदर्भित। तो प्रतिमान संदर्भित में क्या होता है कि इसमें प्रतिमान निश्चित किया जाता है, जो कि जनसंख्या से चुने प्रतिदर्श के प्राप्तांकों के आधार पर होता है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे एक क्लासरूम में 50 बच्चे हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है कि बच्चे, जैसे किसी क्लासरूम में 50 बच्चे हैं, अब 50 बच्चों में से कितने भी बच्चे 33 या फिर 33 से ऊपर नंबर लाएं वो पास हो, चाहे 2 ही बच्चे क्यों ना लाएं तो 2 ही पास होंगे, और बाकी नहीं लाए तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे? आपके 48 के 48 फेल हो जाएंगे। पर प्रतिमान संदर्भित में क्या होता है कि जितने बच्चे 50 में से ज़्यादा बच्चों के नंबर कितने आए, कितने बच्चे जो हैं उन्होंने औसत अंक प्राप्त किए। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 50 बच्चों में से 30 बच्चे ऐसे थे जिनके नंबर 30 से ज़्यादा थे और 20 बच्चे ऐसे थे जिनके नंबर 30 से कम थे, तो हम क्या मान लेंगे? भाई 30 वाले बच्चे ज़्यादा हैं तो यानी इनको पास कर दो। मतलब जब जनसंख्या यानी कि बच्चों की संख्या के आधार पर हम पास फेल माने कि कितने बच्चों के औसत अंक कितने रहे, है ना, तब उसको प्रतिमान संदर्भित कहा जाता है। तो कसौटी में कसौटी पहले से ही निर्धारित होती है, जबकि प्रतिमान में पास फेल बच्चों के अंकों के आधार पर, उनके प्राप्तांकों के आधार पर माना जाता है। ठीक है। दूसरा होता है आपका कि इसमें छात्र की उपलब्धि का वांछित स्तर विषय वस्तु के रूप में निर्धारित होता है, यानी कि बच्चे ने कितना मार्क्स ऑब्टेन किए उसके आधार पे ही बच्चे का सफलता का स्तर निर्धारित होता है। इसमें बच्चों की उपलब्धि स्तर जो है वो मानक होता है, जो कि प्रतिदर्श के प्राप्तांकों, औसत परिणाम और परिणाम विचलन के ऊपर आधारित होता है। यानी कि बच्चा जो है वो उसके उपलब्धि का निर्धारण किसके आधार पे होगा? बहुलता के आधार पे, कि कितने बच्चों ने जो है वो 30 या 30 से ज़्यादा नंबर ऑब्टेन किए। ठीक है ना। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऐसे निकले क्लास में जिन्होंने 30 या 30 से ज़्यादा नंबर जो है वो प्राप्त किए हैं तो वो इसमें पास आउट की श्रेणी में आ जाएंगे, और जिन्होंने कम बच्चे ऐसे हैं जिनके 30 से कम नंबर हैं, 20 बच्चे ऐसे थे जिनके 30 से कम नंबर थे, तो फिर वो फेल हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो बात वही आ जाती है कि प्रतिमान जो है वो संख्या के आधार पर निर्धारित होता है, जबकि कसौटी पहले से ही निर्धारित एक बार सेट होती है।
कसौटी संदर्भित परीक्षण में प्रयोग से यह ज्ञात होता है कि अनुदेश या शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हो सकी। ठीक है ना। कसौटी संदर्भित जो परीक्षण होते हैं उससे हमें ये पता चलता है कि हमारे द्वारा पढ़ाई गई जो विषय वस्तु है उसको पढ़ाने में हम कहाँ तक सक्सेसफुल रहे। भाई बच्चे ने अगर 33 से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर लिए, भाई कितने बच्चों ने 33 से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर लिए, यही तो हमारे पढ़ाने के एक कसौटी कहलाएगी। ठीक है ना। तो कसौटी संदर्भित जो परीक्षण होते हैं ये हमारे पढ़ाने का जो तरीका है उसकी उसका एक मतलब उसको ज्ञात करने का एक तरीका है कि आपने कितना अच्छा पढ़ाया। और प्रतिमान संदर्भित जो परीक्षण होते हैं वो ये ज्ञात किया जाता है कि छात्र मानक रूप से कितना ऊपर या कितना नीचे है। अब अगर हम प्रतिमान संदर्भित परीक्षणों की बात करें तो इससे बच्चों के स्तर का पता चलता है, जबकि कसौटी से शिक्षक का पता चलता है कि शिक्षक अपने कार्य को करने में कितना सफल रहा, जबकि प्रतिमान संदर्भित में बच्चे के स्तर का पता चलता है कि बच्चा किस स्तर तक ऊपर उठा है या फिर नीचे घटा है। जैसे कि मान लो कि कोई बच्चा जो है उसने त्रैमासिक परीक्षा में जो है वो उसके 100 में से 30 नंबर आए थे, पर अर्धवार्षिक परीक्षा में उसने 50 नंबर ले लिए। या फिर ऐसे मानो, ये देखिए यहाँ पे पास फेल वाली चीज़ होती है, यहाँ पास फेल नहीं होता है आपका प्रतिमान संदर्भित में। देखिए इसमें क्या है कि जैसे कोई बच्चा है उसके त्रैमासिक परीक्षा में 100 में से 25 नंबर आए थे, पर अर्धवार्षिक परीक्षा में उसने 30 नंबर लिए, तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा कि बच्चे में सुधार हुआ है। पास फेल से मतलब नहीं है, पर बच्चे में सुधार दिख रहा है कि पहले तो 25 ही आए थे, इस बार तो 30 आए। तो ये प्रतिमान संदर्भित हो जाता है, जिसमें बच्चे के परफॉर्मेंस के ऊपर ये निर्धारित किया जाता है कि बच्चे में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है। और कसौटी संदर्भित में पहले से एक बार सेट होता है, बच्चा जब उस बार को क्रॉस करता है तभी उसको सफल माना जाता है, अगर क्रॉस नहीं कर पाता है तो वो असफल माना जाएगा। पर यहाँ पे बच्चे के परफॉर्मेंस के आधार पर उसकी सफलता और असफलता का पता लगाया जाता है। आई बात समझ में? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। इसमें उपलब्धि की कसौटी के सापेक्ष छात्र के प्राप्तांकों की व्याख्या की जाती है, और मानक में जो है वो मानक जो आपके परीक्षण होते हैं उसमें मानक के सापेक्ष प्राप्तांक की व्याख्या की जाती है। वही बात मैंने आपको बताई अभी कि कसौटी में से बार पहले से ही सेट होगा, बाउंड्री लाइन पहले से ही सेट होगी, जबकि प्रतिमान में क्या होगा कि बच्चे के परफॉर्मेंस के आधार पर उसकी सफलता और असफलता का पता लगाया जाएगा। ठीक है। अगला है कि इसके लिए किसी अन्य छात्र या समूह की तुलना की आवश्यकता नहीं होती है। भाई इसमें हमको किसी से तुलना नहीं करनी पड़ेगी बच्चे की। भाई 33 से ज़्यादा नंबर आए तो पास है, अब किसी और से तुलना करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या करते हैं, हम दूसरे से तुलना करते हैं कि 20 बच्चों के 20 ही नंबर आए और 30 बच्चों के 30 नंबर आए, तो ये बच्चे इनसे बेहतर हो गए। तो यहाँ पर क्या होती है, तुलनात्मक एक प्रकार से अध्ययन हो जाता है। कसौटी संदर्भित परीक्षण के निर्माण में सभी शैक्षणिक उद्देश्यों का एवं प्रश्नों की रचना की जाती है। इसमें सभी प्रकार के प्रश्न होते हैं, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय सभी होंगे। जबकि प्रतिमान संदर्भित जो होते हैं इसमें मुख्य रूप से जो है वो पाठ्य वस्तु पर में प्रश्नों का चयन किया जाता है जिसमें संपूर्ण शिक्षण सामग्री का परीक्षण हो सके। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें खास प्रकार के प्रश्नों को ही चुना जाता है जिससे कि बच्चे का पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो उन प्रश्नों को करने में सक्षम हो पाएं। अगला है कि इस परीक्षण में छात्र के द्वारा प्राप्तांकों से ज्ञात होता है कि छात्र जो है वो उसका जो निष्पादन है वो एक सही स्तर का है कि नहीं है। ठीक है ना, कि बच्चे के 33 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तभी उसको पास माना जा रहा है। और इस प्रकार के जो आपके परीक्षण होते हैं इसमें बच्चों के प्राप्तांकों से मतलब नहीं होता है, प्राप्तांकों से मतलब नहीं है बच्चे में कितना सुधार हुआ। भाई पहले उसका 1 नंबर था और आज उसके 2 नंबर आए तो सुधार तो हुआ ना, पहले तो 1 ही आ रहा था अब तो 2 आए हैं, वो पास है फेल है उससे मतलब नहीं है, पर उसमें सुधार तो हो रहा है ना। ये हो जाते हैं आपके प्रतिमान संदर्भित। तो आई होप आपको ये तीनों प्रश्न समझ में आए होंगे प्रिया। ठीक है, ये तीनों ही प्रश्न आपने पूछे थे। वैसे ये प्रश्न मैं पहले एक क्लास में भी समझा चुकी थी, शायद आपने वो क्लास स्किप कर दी हो, पर अब आई होप आप सभी को, जितने भी स्टूडेंट क्लास में, उन सभी को ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे शाम की क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।